हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। अभी तक आपने देखा कि हमने रोज़ सुबह करंट अफेयर्स और रात को क्वेश्चंस किए हैं, वैसे ही हम आज भी करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स। तो फर्स्ट टॉपिक है कि आईएसएस में शुक्ला टेक्स अप एक्सपेरिमेंट ऑन स्केलेटल मसल डिग्रेडेशन इन स्पेस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको पता है कि शुभांशु शुक्ला गए हैं, तो हमें बोल रहा है वो स्केलेटल मसल डिग्रेडेशन पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्पेस में। तो ग्रुप कैप्टन का क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला, वो आईएसएस गए हैं। ठीक है, अब स्टडी का नाम क्या है? मायोजेनेसिस इज बीइंग परफॉर्म्ड इनसाइड द लाइफ साइंसेज ग्लोव बॉक्स। किसके अंदर? लाइफ साइंसेज ग्लोव बॉक्स के अंदर। अब इसके की हाइलाइट्स क्या है कि मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट एम्स टू एग्जामिन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्केलेटल लॉसेज इन स्पेस। तो मायोजेनेसिस पे एक्सपेरिमेंट होगा, ये स्केलेटल चीज़ों पे है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड चीज़ों पे है। द रिसर्च वॉज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो स्टेम सेल साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन वाले इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, जो लोकेटेड है बेंगलुरु में। Insights from the study could lead to the development of the new treatments benefiting not only astronauts but also patients on Earth with muscle degenerative diseases। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि स्पेस में तो लोगों को फ़ायदा होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो प्लैनेट में, अपने प्लैनेट में जो लोग रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। Insights from the study could lead to the development of new treatments benefiting not only astronauts, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा करेगा, एज अ पार्ट ऑफ द शुक्लास 14-day मिशन। तो वो कितने दिन के लिए गए हैं? 14 दिन के लिए गए हैं आईएसएस में। इसरो ने शेड्यूल किया है 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स फॉर हिम टू कैरी आउट। तो 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स शेड्यूल किए हमने। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस क्या है स्पेस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड? तो फर्स्ट है आर्टिकल 51A क्लॉज H। तो ये प्लेसेस अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू कल्टिवेट अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें हर एक सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर एंट्री 60 है यूनियन लिस्ट की 7 शेड्यूल में, जिसमें असाइन किया है रिसर्च इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आर्टिकल 246 है जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 246 में है। अब की फैक्ट्स क्या है कि द सेरेब्रल हेमोडायनेमिक स्टडी, सेरेब्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, कंडक्टेड ऑन आईएसएस में प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन यूटिलाइजिंग डाटा ऑब्टेन्ड इन माइक्रोग्रेविटी। तो इससे क्या ट्रीट हो सकता है, मतलब इससे हेल्प मिल सकती है स्ट्रोक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को सही करने में। अब एक्सियोम 4 मिशन के बारे में देखते हैं। तो जो शुभांशु शुक्ला गए हैं वो एक्सियोम 4 मिशन का पार्ट है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है नासा और एक्सियोम स्पेस का, इंक्लूडिंग जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स विद इसरो। तो एक्सियोम क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो नासा और एक्सियोम का ये जॉइंट कोलैबोरेशन और उसमें इसरो का भी रोल है। द ऑनगोइंग रिसर्च अंडरगोज इंडियाज एम्बिशन टू एनहांस इट्स डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। Axiom Space has confirmed that Shukla also participated in the cerebral hemodynamic study employing ultrasound technology। तो Axiom Space ने बोला है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों पे भी स्टडी किया है। ऑब्जर्व ब्लड फ्लो डायनेमिक्स इन द ब्रेन वाइल इन स्पेस। ठीक है, अब Axiom 4 मिशन encompasses 60 experiments from 31 countries। अमंग देम कंट्रीज कौन कौन सी? तो इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, हंगरी, ब्राज़ील, पोलैंड और नाइजीरिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा फर्स्ट टॉपिक। द सेकेंड टॉपिक इज कर्नाटका 3 हेल्ड फॉर पॉइजनिंग कैरकास दैट किल्ड टाइग्रेस 4 कब्स। तो अभी क्या हुआ है, कर्नाटका में न्यूज़ आई थी कि एक टाइग्रेस पॉइजन हो गई है। तो अब उसमें पता चला है कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। In a significant wildlife crime case, 3 individuals have been apprehended for intentionally poisoning a cattle carcass। ठीक है, तो बोला गया कि केटल की कैरकास को पॉइजन कर दिया था 3 लोगों ने जानबूझ के, विच कॉज्ड द डेथ ऑफ अ टाइग्रेस। तो उससे क्या हुआ है, एक टाइग्रेस की डेथ हो गई है एंड हर 4 कब्स, उसके 4 कब्स की भी, इन माले महामदेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के मधमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेथ हो गई है। दिस इंसिडेंस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट सिंगल डे टाइगर मोर्टालिटी। तो ये हाईएस्ट सिंगल डे टाइगर मोर्टालिटी, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से 5 टाइगर मर गए ना, 1 टाइग्रेस और 4 कब्स रिकॉर्डेड इन इंडिया सिंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये पहले हाईएस्ट सिंगल डे डेथ है। अब की हाइलाइट्स देखते हैं। तो माले मधमेश्वर हिल्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर लैंडस्केप का और ये वाइटल हैबिटेट है टाइगर्स के लिए।
ये कौन कौन से रिवर कावेरी और बीआरटी टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करती है कर्नाटका में। और 2022 स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 3682 थी, जिसमें कर्नाटका हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करता है विद द स्टेट विद सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन। हाईएस्ट नहीं, फर्स्ट इज एमपी, फिर सेकेंड इज कर्नाटका। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आर्टिकल 48A आएगा डीपीएसपी का, जो स्टेट को मैंडेट करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर 51A क्लॉज जी में फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करता है वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को एंड गवर्न हंटिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। फिर प्रोजेक्ट टाइगर है, जो हमको पता है 1973 में लॉन्च हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है और वो उसका एम है कंजर्व इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन एंड इट्स हैबिटेट अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंसर्न। बिहार रिकॉर्ड्स एन एवरेज ऑफ 27 रोड एक्सीडेंट्स डेली, 21 लाइव्स लॉस्ट। तो बोल रहा है कि बिहार में एवरेज 21 रोड एक्सीडेंट्स डेली होते हैं और 21 लोगों की जान जाती है। तो बिहार स्टैंड सेकेंड इन द कंट्री फॉर फैटालिटीज कॉज्ड बाय रोड एक्सीडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 27 एक्सीडेंट्स एंड 21 डेथ डेली। Over the past 8 years, the state has witnessed more than 80,000 road accidents, resulting in over 60,000 fatalities. The situation has deteriorated. तो अभी रिपोर्ट का मैटर है, रिपोर्ट उतने अच्छे से मतलब वैसे इसमें फैक्ट्स उतना मत याद करना, सिर्फ अपन आगे देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का होगा वो मैं बता दूंगी। की हाइलाइट्स में आऊँ तो इन 2024 बिहार हैज़ रजिस्टर्ड 11,244 डेथ्स फ्रॉम रोड एक्सीडेंट्स, अप फ्रॉम 10,791 रिपोर्टेड इन 2023। अब डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पटना, सारण, सीतामढ़ी एंड बेगूसराय। फिर अभी 2022 में डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग लेस देन 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, बिहार कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 4.1% ऑफ द नेशनल रोड एक्सीडेंट्स। मतलब 10% पॉपुलेशन है लेकिन रोड एक्सीडेंट्स कितने हैं, 4.1%, बहुत ज़्यादा होता है। एंड 4.6% ऑफ द कंट्रीज रोड एक्सीडेंट डेथ्स। ठीक है, अब क्या क्या रीजंस हैं, तो स्पीडिंग, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस एंड नॉट वियरिंग हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स बिहाइंड द हाई एक्सीडेंट रेट। रिलेवेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 7 शेड्यूल में देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 13 है, जिसमें बोला गया है लीगल प्रोविजंस देख रहे हैं ना हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसमें रोड सेफ्टी और मोबिलिटी भी आता है। फिर आर्टिकल 38 जो डीपीएसपी है, स्टेट को इंश्योर करना होता है पब्लिक वेलफेयर विच इंक्लूड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर 7 शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 13 में असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस टू बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। की फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया ने रिपोर्ट किया है 1.5 लाख डेथ एनुअली ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स एज पर MORT डाटा। और फैटेलिटी टू एक्सीडेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी जो 2010 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इम्प्रूव करने के लिए रोड सेफ्टी थ्रू मेजर्स सच एज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, सेफर रोड डिज़ाइंस, व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, फिर भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है जिसने प्रपोज किया है इंडिया का व्हीकल सेफ्टी रेटिंग सिस्टम अंडर MORT इंटेंडेड टू क्रैश टेस्ट व्हीकल्स एंड असाइन स्टार रेटिंग्स। तो क्रैश टेस्ट करना चाहते हैं व्हीकल्स को एंड असाइन रेटिंग्स असाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेट्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निज़ामाबाद, तेलंगाना। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर इनॉग्रेट किया है अमित शाह ने निज़ामाबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, ऑन जून 29 यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड। तो अभी हमने देखा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, निज़ामाबाद तेलंगाना में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुलफिलिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ टर्मरिक फार्मर्स स्पैनिंग 40 ईयर्स पर्टिकुलरली इन तेलंगाना। अब मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर, हेडक्वार्टर है निज़ामाबाद में और मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, श्री अमित शाह। अब टर्मरिक नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये इसका काम क्या है, कवरिंग पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स को ये ओवरसी करेगा और स्पेशल प्लान्स बनाएगा GI टैग्ड ऑर्गेनिक टर्मरिक्स के लिए। विल अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रमोट टर्मरिक्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वर्ल्ड वाइड। तो टर्मरिक की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना।
अब इसमें एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है जो फोकस करता है बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग टर्मरिक। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है जो सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल। फिर टर्मरिक की कुछ मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है जैसे कि एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़, और ऑफन इसको डिस्क्राइब किया गया है वंडर ड्रग के जैसे। लीगल प्रोविजंस देखते हैं तो आर्टिकल 43B है जो एडवोकेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द DPSP, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 है जिसको पार्ट 9B जिसमें ऐड किया गया था जो ग्रांट करता है कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड इम्प्रूविंग देयर गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है दीदी की रसोई टू ओपन एट 3 न्यू लोकेशंस इन पटना। तो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी दीदी की रसोई किचन इनिशिएटिव टू ऐड 3 और उसमें 3 एडिशनल लोकेशंस ऐड हो रहे हैं पटना में, तो मरीन ड्राइव में, बैले रोड में और कनकगढ़ बाग में। ठीक है, इसमें अफोर्डेबल मील सर्व की जाएगी अर्बन पुअर को। करेंटली रनिंग इन 204 लोकेशन में ऑलरेडी रन कर रही है ये। अब दीदी की रसोई क्या है कि हाईलाइट्स में देखते हैं। गवर्नमेंट रन कम्युनिटी किचन है जो न्यूट्रिशियस मील देता है जस्ट फॉर ₹5। ठीक है, ये किचन्स प्रीडोमिनेंटली मैनेज किए जाते हैं जो जीविका इनिशिएटिव है ना SHG का, उसके द्वारा। द स्कीम इज लिंक टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू जीविका। अब कौन सी मिनिस्ट्री से लिंक्ड है? रूरल डेवलपमेंट वाली। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस देखते हैं तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ गारंटी करता है, एनकम्पास द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विच इंक्लूड्स एक्सेस टू एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। फिर आर्टिकल 47 है जो DPSP का पार्ट है जो एक ऑब्लिगेशन प्लेस करता है स्टेट पे टू एनहांस न्यूट्रिशन लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ। फिर आर्टिकल 39 क्लॉज A है जिसमें एडवोकेट किया गया है राइट टू ऑल सिटीजन्स टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, फिर की फैक्ट्स में देखते हैं जो अभी हमने जीविका नामक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना उसके बारे में। तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इनिशिएटिव है और इसको वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी इसको सपोर्ट मिला है। ये पावर्टी एलिविएशन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू SHG एंड कम्युनिटी बेस्ड लाइवलीहुड इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करता है। फिर NRLM की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। 2011 में लॉन्च किया गया था और इसका काम है रिड्यूस रूरल पावर्टी। कौन सी पावर्टी? रूरल, ध्यान रखना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना इसलिए। बाय फॉस्टरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू SHG फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल पावर्टी, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक दीदी की रसोई फॉर सोशल वेलफेयर। तो बोल रहे हैं कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग बिहार में न्यूट्रिशनल पावर्टी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दीदी की रसोई का अपना अलग स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है अर्बन पुअर के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज केरला टू सीक स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉनेट मकाक नियर फॉरेस्ट्स। जो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रही है कि लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन करेगी बॉनेट मकाक्स का। ये मेजर किसका पार्ट है? ब्रॉडर 10 पॉइंट मिशन बॉनेट मकाक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये प्लान को अभी किससे अप्रूवल चाहिए रहेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। एज बोनेट मकाक्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 1। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है ना। फिर की हाइलाइट्स देखते हैं तो बोनेट मकाक कॉमनली फाउंड अक्रॉस साउथ इंडिया आर कंट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल लॉसेस इन रीजन्स क्लोज टू फॉरेस्ट, डैमेजिंग क्रॉप्स लाइक कोकोनट्स एंड अदर प्रोड्यूस। तो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं और साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर इंक्लूजन इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनी इंटरवेंशन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। अब IUCN स्टेटस के हिसाब से इनको वल्नरेबल का स्टेटस मिला है और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। अब हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो लीगल प्रोविजंस में आर्टिकल 48A है DPSP का पार्ट जो ऑब्लिगेट करता है स्टेट को टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर आर्टिकल 51A क्लॉज D है जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एक ड्यूटी का पार्ट है, एक DPSP का पार्ट है। अब की फैक्ट्स देखते हैं तो इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्पीसीज शेड्यूल 1 में लिस्टेड है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। बोनेट मकाक का नाम क्या है? मकाका रेडिएटा, जो नेटिव है सदर्न इंडिया के लिए और इंक्रीजिवली थ्रेटन हो रही है अर्बन एक्सपेंशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन से, और ये एक इंक्रीजिंग कंसर्न है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अहेड ऑफ सेंसर स्टेट्स आस्क्ड टू लॉक बाउंड्री चेंजेस बिफोर 31 दिसंबर। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ना, उन्होंने हर स्टेट को इंस्ट्रक्ट किया है कि फाइनलाइज करे और ऑफिशियली नोटिफाई करे यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री चेंज हुई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की, पुलिस स्टेशन की, तहसील की, बिफोर 31 दिसंबर 2025, जिससे कि अपडेट 2027 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके।
जो ये इसमें जो सबसे पहला प्रोसीजर होगा वो कौन सा होगा, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल, ठीक है। वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है और मेन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन 1 फरवरी 2027 से, ठीक है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो सेंसस कैन ओनली बिगिन एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैव बीन फ्रोजन। तो जब 3 महीने बाद ही हो सकता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रूज किया गया है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख इन्यूमरेशन ब्लॉक्स इनिशियली प्रिपेयर्ड फॉर 2021 सेंसस विल नाउ बी यूज्ड फॉर 2027 एक्सरसाइज, ठीक है। फिर अराउंड 34 लाख इन्यूमरेटर्स एंड 1.3 लाख सेंसस ऑफिशियल्स विल बी डिजिटली एंगेज्ड इन डाटा कलेक्शन एफर्ट्स। तो डाटा कलेक्शन एफर्ट्स में इनको डिजिटली एंगेज किया जाएगा। फिर 2027 सेंसस विल मार्क इंडियाज़ फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। तो ये फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का, ठीक है। फिर सेंसस ऑपरेशन फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो किसके अंदर फॉल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, एंड इज कैरीड आउट बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, MHA इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लीगल प्रोविजंस देखते हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 246 से 7 शेड्यूल के अंदर जो एंट्री 69 है, जो ग्रांट करता है यूनियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी टू कंडक्ट सेंसस, ठीक है। फिर आर्टिकल 73 है जो एक्सटेंड करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन टू मैटर्स लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट इंक्लूडिंग सेंसस ऑपरेशंस। फिर सेंसस एक्ट है 1948 का जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए इंडिया में। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में होता है। किस एक्ट के अंदर, सेंसस एक्ट 1948 के अंदर। फिर 2027 का पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, विल बी इंडियाज़ 16th सेंसस। तो कौन सा 16th सेंसस होगा, और फर्स्ट कैरीड आउट इन डिजिटल फॉर्मेट, जो भी होने वाला है वो 16th सेंसस होगा, ठीक है। सेंसस डाटा इज एसेंशियल फॉर शेपिंग पॉलिसीज, डिजाइनिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। एनी चेंजेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में कोई भी चेंज होगी आफ्टर 31 दिसंबर 2025 विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन 2027 सेंसस। तो इसलिए बोल रहे हैं कि 2025 दिसंबर 31 के पहले कर लो, नहीं तो कोई भी बाउंड्री उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो होंगे बाउंड्रीज में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कांग्रेस प्लेस प्रपोजल टू रिवाइव माइनिंग ऑपरेशंस इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। तो कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रांगली अपोज किया है जो एक रिपोर्ट बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट की, टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को अल्टर करने की बात कर रहे थे, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपोज किया है। ये जब ये अल्ट्रेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, टू परमिट द रीओपनिंग ऑफ ओवर 50 माइनिंग ऑपरेशंस। तो 50 माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे दैट वर अर्लियर शट डाउन फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इनिशियली क्या इसको शट डाउन कर दिया गया था जब अरावली में माइनिंग रुकी थी ना, उसके बाद। तो अभी क्या होगा, जब सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को चेंज कर देंगे तो 50 माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो सकते हैं। Party leaders have warned that such a move would have severe ecological consequences and undo years of dedicated conservation efforts in the area. ठीक है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स को अंडू कर देगा। अब इसमें की हाइलाइट्स की बात की जाए तो दिसंबर 2004 के हिसाब से टाइगर पॉपुलेशन जो सरिस्का में है वो 0 में ड्विंडल हो गई थी 2004 में, ड्यू टू रैम्पेंट पोचिंग एक्टिविटी। क्या चीज़ के कारण, पोचिंग एक्टिविटीज़ के कारण। इन रिस्पॉन्स टू नेशन वाइड कंसर्न अ टाइगर टास्क फोर्स बना था 2005 अप्रैल में, लीडिंग टू सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स इनटू द रिजर्व। तो टाइगर का री इंट्रोडक्शन हुआ था सरिस्का टाइगर रिजर्व में। फिर एज ऑफ 2025 टाइगर पॉपुलेशन इन सरिस्का हैज़ राइज इन टू 48। तो 2025 के हिसाब से टाइगर पॉपुलेशन है जो सरिस्का में वो 48 पे चली गई है, सिम्बलाइजिंग अ नोटेबल कंजर्वेशन ट्रायम्फ, ठीक है। फिर लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 क्लॉज ए है जिसमें DPSP है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर आर्टिकल 51A क्लॉज जी है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, जो इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट एनकम्पासिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो 51A क्लॉज जी जो फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर की फैक्ट्स देखते हैं तो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी स्ट्रिंजेंट लीगल रेगुलेशंस में होती है और ऑफिशियल अप्रूवल लगता है यदि कुछ करना होता है तो। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ आता है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है जो अरावली हिल रेंजेस में सिचुएटेड है। इंडिया में अभी मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं, और उसको ओवरसी कौन करता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब NTCA के बारे में पढ़ लेते हैं। तो NTCA कब बना था, 2006 में बना था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी के जैसे फंक्शन करता है अंडर MOEFCC, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस वाले टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है रीविजिट डिजिटल सर्च पावर्स अंडर IT बिल 2025। तो
तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू प्रोविजन इनकम टैक्स बिल के अंदर 2025 में, जिसमें ग्रांट किया गया है टैक्स अथॉरिटी को टू राइट टू सर्च एन इंडिविजुअल्स वर्चुअल डिजिटल स्पेस। तो इंडिविजुअल के वर्चुअल डिजिटल स्पेस को सर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। और दिस प्रपोजल हैज़ स्पार्क, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा डिबेट आ गई है प्राइवेसी, पोटेंशियल ओवररीच और सर्विलियंस रिस्क को लेके। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क वर्सेस न्यू पावर्स। तो अभी लीगल फ्रेमवर्क क्या है, अंडर सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स ऑफिशियल्स करेंटली ऑथोराइज्ड हैं टू कंडक्ट सर्चेज एंड सीजर्स रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल प्रीमाइसेस। जैसे कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं, हाउसेज में, ऑफिसेज में, लॉकर्स में, और जहाँ पे भी सस्पिशियन है अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स का, वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन जो न्यू प्रपोजल है वो एक्सटेंड करता है दीज पावर्स को टू डिजिटल डोमेन्स विच एनकम्पासेस far more personal and varied data than traditional financial records relevant to tax matters। तो अभी आप डिजिटल डोमेन्स को भी सर्च कर सकते हो। डिजिटल सर्चेज रिस्क डिसअप्रोप्रिएट इन्वेजन्स ऑफ प्राइवेसी, पोटेंशियल एक्सपोजिंग प्राइवेट कंटेंट ग्रुप सच एज ईमेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी, फोटोग्राफ्स, प्रोफेशनल कनेक्शंस एंड पर्सनल कन्वर्सेशंस। तो इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें भी एक्सपोज हो जाएंगी और ये अभी काफ़ी ज़्यादा आईटी टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर आएगा। फिर स्कोप ऑफ वर्चुअल डिजिटल स्पेस, द प्रपोजल्स डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल स्पेस इंक्लूड्स ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एप्स, क्लाउड स्टोरेज एंड एनी अदर सिमिलर डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेकिंग इट एक्सट्रीमली ब्रॉड एंड पोटेंशियली लीडिंग टू फिशिंग एक्सपेडिशंस। ये फिशिंग इज PHSI, ठीक है, फिशिंग एक्सपेडिशंस। फिर अनलाइक टारगेटेड फिजिकल सर्चेज, डिजिटल सर्चेज माइट इनएडवर्टेंटली कैप्चर सेंसिटिव पर्सनल डाटा अनरिलेटेड टू टैक्स इन्वेस्टिगेशंस। अब इसमें कंसर्न्स क्या है, प्राइवेसी और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी के। तो प्रोफेशनल्स लाइक जर्नलिस्ट, लॉयर और डॉक्टर हैंडल करते हैं सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, रेजिंग कंसर्न्स दैट डिजिटल सर्चेस कुड इन्फ्रिंज ओनली ऑन द इंडिविजुअल प्राइवेसी बट ऑल्सो प्रेस फ्रीडम एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 के जजमेंट में बोला था, स्ट्रेस किया था कि सर्चेस मस्ट एडहेयर टू प्रिंसिपल्स ऑफ रीज़न टू बिलीव। तो रीज़न टू बिलीव, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। अब नीड क्या है लीगल सेफगार्ड्स की, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि डेमोक्रेसी सच एज यूनाइटेड स्टेट्स मैंडेट वारंट्स और जुडिशियल ऑथराइजेशन। तो वारंट मैंडेट करते हो, जुडिशियल ऑथराइजेशन फॉर डिजिटल सर्चेस, रिकॉग्नाइजिंग द डीपली प्राइवेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। वैसे ही एक है कि ये गैप रेस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ वॉयलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वॉयलेट करता है, जैसे कि बोला गया था लैंडमार्क केस में, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है। फिर आते हैं वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में बोला गया है कि गोल ऐसा होना चाहिए कि नॉट टू अबैंडन डिजिटल टैक्स एनफोर्समेंट बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट रिस्पेक्ट्स प्राइवेसी राइट्स एंड कन्फर्म्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स। क्या क्या चीज़ के, लीगैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब सेलेक्ट कमेटी जो रिव्यू कर रही है उसने बोला है कि क्लियरली डिफाइन वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इंट्रोड्यूस रोबस्ट जुडिशियल सेफगार्ड्स एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, और रिस्ट्रिक्ट करो सर्च स्ट्रिक्टली टू इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू टैक्स इन्वेस्टिगेशन। मतलब जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पंचगांव वे। जो आर्टिकल है वो एम्फेसाइज कर रहा है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो वेस्टर्न घाट्स में भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट्स है, और ये माधव गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से काम कर रहा है। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है कि इश्यूज़ क्या है भी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट डाटा मैनेजमेंट में, कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है वो प्रीडोमिनेंटली रिलाई करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंपाइल करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गडगिल, इवन टेक्नोलॉजिकली एडवांस डाटा सोर्सेज लाइक सैटेलाइट इमेजरी फेल टू कैप्चर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। लेकिन क्या होता है, सैटेलाइट डाटा भी जो एक काफ़ी एफिशिएंट तरीका है, उससे भी ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं कैप्चर हो पाती। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कर्नाटका में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है बैम्बू प्लांटेशन ओवर प्रिजर्विंग नेटिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, प्रायोरिटाइज किया है बैम्बू प्लांटेशन ओवर नेटिव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है डाटा गैप्स के, कि 1972 से 75 के बीच में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कंडक्ट किया था सैटेलाइट बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर। उसमें रिवील किया था कि ओनली 23% ऑफ फॉरेस्ट कवर है, वर्सेस द डिपार्टमेंट ने क्लेम किया था कि 33% फॉरेस्ट क्लेम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड वो हो गया। फिर पंचगांव का एग्जाम्पल क्या है, जो पंचगांव की केस स्टडी दी हुई है कि पंचगांव विलेज जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे लोकल्स फॉर्म देयर ओन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, और वो मैप करते हैं अपने फॉरेस्ट एरिया को फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। कम्युनिटी ने सक्सेसफुली 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ बैम्बू
फॉरेस्ट को बचाया है प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग रेदर देन परसुइंग शॉर्ट टर्म एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा एग्जाम्पल है? पंचगांव वे, ये याद रखना है। अब इससे हम क्या क्या लेसन सीख सकते हैं? जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज ऑफन फेल टू अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल वेरिएशंस। कम्युनिटी लेड मॉडल्स है ना, वो डीपर इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इकोलॉजिकल डायनेमिक्स में, ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें FRA वगैरह भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पे फोकस करना है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन और ऑनगोइंग रियलिटीज़ को, डाटा कलेक्शन को आपको वेरीफाई करना है ग्राउंड लेवल पे, और डेवलप करना है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मॉडल इन कंसोनेंस विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम शाम को मिलेंगे आज के क्वेश्चन सेट लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।